नमस्कार, आर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे सुबह की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले से। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य देव विग्रहों को संरक्षित करने के मामले में ग्रीष्मावकाश के बाद सोमवार को अहम सुनवाई हुई है। इस बीच राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की तरफ से दलीलवाद पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई की गई। इसमें मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रख दी हैं। साथ ही साथ इसके बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई तय कर दी है। बताया जा रहा है कि अदालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बहस हो रही थी। और इसी बीच मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता अभय यादव ने कोर्ट में दलील दी। वो अगली तारीख पर वाद के खारिज होने के आधार को स्पष्ट करेंगे और इससे पहले सुनवाई के लिए न्यायिक कक्ष में केवल वादी और प्रतिवादी और अधिवक्ताओं को ही प्रवेश दिया गया। आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में काफी संख्या में फोर्स भी तैनात की गई थी और प्रवेश द्वार पर भी काफी चौकसी बढ़ा दी गई थी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले वाराणसी जिले की बिजली व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए और तैयारियों को बेहतरीन मुकम्मल तरीके से तैयार करने के लिए बिजली विभाग जुट चुका है। इसी क्रम में 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे प्रमुख ऊर्जा सचिव और पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने वितरण खंड और विजिलेंस अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक की है। प्रमुख ऊर्जा सचिव ने निर्बाध बिजली आपूर्ति में आ रही समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जहां भी फॉल्ट मिले, वहां फॉल्ट मिलने की सूचना मिले, वहां तत्काल ही निस्तारण करवाया जाए। 2 से 3 बार जलने वाले ट्रांसफार्मर की क्षमता घट जाती है, इसीलिए उसको कम लोड वाले फीडर पर प्रयोग किया जाए। कहा गया है कि हम लोगों को मिलकर पूर्वांचल के लिए बेहतर काम करना होगा और ओटीएस के लिए भी हर अधिकारियों को समन्वय बनाकर अधिक से अधिक बकायेदारों से वसूली करने के भी निर्देश दिए गए। इसके पहले पूर्व भिखारीपुर स्थित परिसर में रिवैम्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आंध्र प्रदेश में भीमाराव स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वें जयंती समारोह को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों से अपने संघर्ष के दौरान दिखाया कि दम है तो मुझे रोक लो। आज 130 करोड़ देशवासी अपने सामने खड़ी चुनौतियों से और कठिनाइयों से इसी साहस और एकता और समर्थ के साथ हर चुनौती का सामना कर रहे हैं। दम है तो रोक लो। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जन्म जयंती और चंपा क्रांति के 100वीं वर्षगांठ के पूरे होने पर पूरे विश्व और पूरे वर्ष को सेलिब्रेट करने का भी ऐलान किया है। इस बीच उन्होंने अपने संबोधन के बाद पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पसाला कृष्णमूर्ति की 90 वर्षीय बेटी पसाला कृष्ण भारती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने तस्वीर भी पोस्ट की और प्रधानमंत्री ने भीमाराव अल्लूरी और सीताराम राजू की 30 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अपने संबोधन के दौरान कहा कि आंध्र प्रदेश वीरों और देशभक्तों की धरती है। यहाँ पर पिंगली वेंकैया जैसे स्वाधीनता नायक हुए हैं जिन्होंने देश का झंडा तैयार किया। ये कन्नेगटी, हिमंतु और कुंदुकरी और तमाम ऐसी जो यहाँ पर लोग हैं उनकी तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने संबोधन दिया। और इस बीच रुक करेंगे अलीगढ़ का, जहां जमालपुर में पार्षद से मोहर लगवाने गई महिला और उसके भाई के साथ पार्षद और उसके बच्चों ने मारपीट की है। दरअसल ये पूरा मामला है थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जमालपुर हमदर्द नगर का। यहाँ पर क्षेत्रीय पार्षद के पास लेटर पर मोहर लगवाने पहुंची इस महिला और उसके भाई के साथ पार्षद और उसके बच्चों ने जमकर मारपीट कर दी है। इसके बाद महिला और उसका भाई चोटिल हो गए और घटना के बाद पीड़ित भाई बहन थाना सिविल लाइन पहुंचे और पार्षद के खिलाफ और उसके बच्चों के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि जानकारी के मुताबिक जमालपुर निवासी फरजाना क्षेत्रीय पार्षद के घर उनके लेटर पर मोहर लगवाने गई थी। पीड़ित महिला ने बताया है कि जो इलाका पार्षद हैं वो दबंगई करने लगे और इस बीच महिला से बदसलूकी की गई।
जब महिला ने इस बात का विरोध जताया तो पार्षद और उसके बच्चे उग्र हो गए और महिला से मारपीट करना शुरू किया। 9 बजे करीब उनके पास आधार कार्ड के लिए मोहर लगवाने, बोले अभी ऑफिस सुबह खुलेगा 10 बजे। मैंने कहा अगर मेरे बच्चे बैठे हो सकता है तो देख लो, तो बोले नहीं 10 बजे खुलेगा। मैं आ गई वापस वहाँ से, फिर मैं गई 11:15 बजे के करीब वहाँ पर, तो मैंने कहा मोहर लगा दीजिए। मैंने आधार कार्ड और फोटो दे दिया उनको लगाने के लिए, तो बोले कि जो है अभी जो मतलब तुम वो तो लाई नहीं हो कनेक्शन के लिए। मैंने मुझे नहीं मालूम था, आपके यहाँ से ही मोहर लगती है, लेटर पैड आपके यहाँ होता है। तो बोले हमारे यहाँ नहीं है, लेकर आना। मैंने कहा अच्छा तो आप ये वाली बात बता दो मुझे। तो बोले चल चल निकल यहाँ से। मैंने कहा आप तमीज़ से, तो बोलो मैंने यही कहा आप तमीज़ से बोलो, बदतमीजी मत बोलो। तो बोले जा रही है नहीं जा रही कि मोहल्ले वालियों को बुला के पिटवाऊँ तुझे। मैंने कहा ये कौन सा तरीका हुआ, आप तो मेंबर हो तो आप मेंबर के तरीका से रहो, लेकिन आप मुझसे ये कह दो लिखवा के लाना, लेकिन बदतमीजी मत बोलो। तो वो लेके लिखवा कर ला, मैंने कहा लिखवा के लाऊंगा, लेकिन तमीज़ से बोलो बस। कहाँ के मेंबर है, कौन है वो? हाँ ये हमदर्द नगर डी के हैं। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। एरवा कटरा पुलिस ने थानाध्यक्ष के अहिलबारा निवासी एक जिला बरदर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस हिस्ट्री शीटर को तमंचे और कारतूस के साथ एरवा कटरा पुलिस ने गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। एरवा कटरा थानाध्यक्ष राम सहाय पटेल ने बताया कि गिरफ्तार हुए अभियुक्त संदीप यादव उर्फ प्रदीप उर्फ टिंकू, जो कि एरवा कटरा थाने के टॉप 10 अपराधियों में से एक है, उसका आपराधिक इतिहास भी खंगाला गया। बताया जा रहा है कि एरवा कटरा थाने में कुल 15 मुकदमे इस अपराधी पर दर्ज हैं और 6 महीने के लिए जिला बादर इसे किया गया था। और इस बीच इसके बावजूद भी संदीप के क्षेत्र में रहने की सूचना मिल रही थी। सोमवार को सुबह ये सूचना मिली है, जिसके बाद उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने संदीप को बढ़िन जाने वाली सड़क पर एक 312 बोर के तमंचे और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही साथ एरवा कटरा थाना क्षेत्र के कुचेला गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एरवा कटरा में भर्ती कराया गया। कुचेला निवासी अनुज कुमार यादव बताया जा रहा है शख्स का नाम, और गांव के बाहर स्थित सहदेव यादव की चक्की से आटा लेकर जब ये घर जा रहे थे, इसी दौरान पास में रहने वाले अमर सिंह यादव ने उन पर हमला कर दिया। और आपको बता दें कि अमर सिंह यादव और उनके बेटे, जिसने अनुज का जमीन को लेकर उससे मनमुटाव भी चल रहा था, उन्होंने बेवजह अनुज को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि शोरगुल की आवाज सुनकर अनुज के चाचा घनश्याम उसे बचाने आए तो मारपीट की गई और खून से लथपथ दोनों गुटों से थाने पहुंचकर घायलों ने घनश्याम और विमलेश को पुलिस से प्राथमिक उपचार के लिए और मेडिकल के लिए CHC एरवा कटरा रेफर करवाया। बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष राम सहाय पटेल ने बताया कि दोनों पक्षों के घायलों को मेडिकल के लिए भेजा गया। तहरीर मिलने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक की जाएगी। इसका प्लान भी CISF ने तैयार कर लिया है और यह व्यवस्था ऐसी होगी कि श्रद्धालुओं की सहजता से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु अब सहजता के साथ दर्शन भी कर सकेंगे और सुरक्षा के कारण भक्तों की सहजता और भक्ति प्रभावित न हो, इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं इस स्थायी कमेटी की तरफ से एक बैठक की गई, जहां सुरक्षा को लेकर एक खाका तैयार किया गया है। ये बैठक ADG सुरक्षा की अध्यक्षता में चल रही थी और राम मंदिर निर्माण के बाद रामलला की सुरक्षा को तकनीकी से जोड़ने के लिए एक मंथन भी किया गया। इस बैठक में सुरक्षा को लेकर अंतिम मोहर लगी है, शासन को प्रस्ताव भेजा गया और बैठक के बाद ADG जोन ब्रिजभूषण ने बताया है कि सभी सुरक्षा के दस्तों को ये बैठक में शामिल किया गया था और उनके साथ मिलकर बैठक की गई और मंथन किया गया। सुरक्षा से श्रद्धालुओं की ना कोई असुविधा हो और इसी पर मंथन किया गया है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं को दर्शन मिले, आराम से मिले और इसका ध्यान भी रखा जाएगा। बताया गया है कि रामलला की सुरक्षा हाईटेक की जाएगी, तकनीकों से पूरा लैस की जाएगी और इसमें परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। स्थल के लिए भारत सरकार के आदेश के तहत एक स्थायी समिति बनी हुई है। आज स्थायी समिति की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही, जिस सुरक्षा मुख्यालय उत्तर प्रदेश के संयोजन में, और सभी उससे जुड़े हुए जितने भी हितधारक हैं, स्थानीय प्रशासन और जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, मिल बैठ के एक
फाइनल शेप देने की कोशिश की गई है। जो भव्य श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसकी जो अंतिम जो सुरक्षा, जो उसकी आर्किटेक्चर होगी, उसकी क्या होगी, उस पर हम लोगों ने लगातार मंथन करके, चूँकि ट्रस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण, आज ट्रस्ट ही उसका स्वामित्व उस पूरे परिसर का है, उनसे सामंजस्य स्थापित। आज स्थायी समिति की यहाँ मीटिंग हुई है, जिसमें एडीजी सिक्योरिटी है, हम हैं, सारे आईबी के अधिकारी, सीआरपीएफ, पीएम कमिश्नर, सारे जो अधिकारी सबने बस में भाग लिया है। जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसकी सुरक्षा के साथ साथ जो श्रद्धालु आए हैं उनको कोई असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने खाका खींचा है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी जितने मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं किया जाएगा। बाकी सुरक्षा के संबंध में डिटेल तो हम लोग आपको ब्रीफ नहीं करते हैं, लेकिन प्रयास यही है कि आने वाले वक्त में जैसे मंदिर तैयार हो, एक भव्य मंदिर तैयार हो, उसकी जो सुरक्षा हो, जिसमें श्रद्धालुओं को बड़े आराम से दर्शन करने का मौका मिले, असुविधा ना हो, उनकी सेफ्टी रहे, साथ साथ में जो भव्य मंदिर है उसकी भी सिक्योरिटी रहे। ऐसी एक व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है आज, जो प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। तो इसके बाद में जो उसकी और अब रुक करेंगे फतेहपुर का, जहां फतेहपुर जनपद के विकासखंड अमौली में केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय विधायक ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2,94,70,000 की लागत से सड़क का निर्माण किया जाएगा। अमौली फतेहपुर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आवागमन की समस्याओं को देखते हुए अमौली से बदलापुर वाया सहरगन बुजुर्ग मार्ग का आज भव्य समारोह के बीच केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह पटेल के द्वारा संयुक्त रूप से पूजन और अर्चन कर शिलान्यास किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली इस सड़क मार्ग पर करीब 2,94,70,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के द्वारा अपने संबोधन में मदरी से मरवाही डेरा के लिए बनवाए गए मार्ग और सिकंदरपुर मार्ग समेत करवाए गए अन्य विकास कार्यों का भी उल्लेख किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि साध्वी निरंजन ज्योति ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया है। और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव आज जनपद में उनका आगमन हुआ है और सबसे पहले वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे और उसके बाद जनता दर्शन के लिए एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस बीच उन्होंने फरियादियों की फरियाद सुनी और संबंधित विभाग और अधिकारियों को उनके निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान ये भी बताया गया कि आज अधिकतर मामले जमीनी विवाद से संबंधित रहे हैं, जिसके लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ इस बैठक में जनपद से संबंधित कई तरह की शिकायतें मिली हैं, जिसके लिए वो जिलाधिकारी के साथ बैठक कर उसे निस्तारण करने के लिए काम करेंगे। बताया ये भी गया कि पूर्व समाजवादी पार्टी के द्वारा अपने सभी फ्रंटल को भंग कर दिए जाने पर मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश यादव पर तंज कस दिया है। उन्होंने इस दौरान तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव के पास और कुछ बचा ही नहीं है, तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। कन्नौज और बदायूं साफ हो गया, बचा हुआ आजमगढ़ था वो भी साफ हो गया और इसीलिए अब उनके पास फ्रंटल को भंग करने और बहाल करने के अलावा कोई और कार्य नहीं बचा। कन्नौज आपको कल्पना होगी, कन्नौज जैसी सीट पर जब वो कहते थे कि ये हमें कहा जाए कि किला है एकदम, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बदायूं, ये सब। तो 2019 में जब गठबंधन हुआ था और जो 16 दल मिल गए थे, महागठबंधन जिसको स्वरूप दिया गया था, वहाँ ममता दीदी भी और बहन जी भी, वो कहते थे हमारी बुआ, वो कहते थे हमारे बबुआ। तो सब लोग मिलकर, जब दीदी भी, सब लोग मिलकर लड़े, फिर भी बदायूं की जनता और कन्नौज की जनता ने नो को नकार दिया। तो एक तरह से अभी कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब योगी और मोदी पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के कामों पर विश्वास है और मोदी और योगी पर अटूट विश्वास। और खबर अब है लखीमपुर खीरी से, जहां से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इस दौरान अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया है और इन चोरों के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि अंतर जनपदीय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 2 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इन दोनों चोरों के पास से चोरी की
4 बाइकें बरामद की गई। लखीमपुर खीरी की निगासन कोतवाली का मामला बताया जा रहा है कि पुलिस को काफी समय से इस गैंग की तलाश थी और इस गैंग के अब 4 सदस्यों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर जनपद में एक खबर सामने आई है जहां पर कचरा कोतवाली क्षेत्र के करणपुर चौकी के पास बाइक सवार युवक की कंटेनर वाहन से टक्कर में दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कचरा कोतवाली क्षेत्र के शबरी मोहल्ला का यह मामला है, बताया जा रहा है, जहां पर निवासी ओमकार यादव इस घटना में घायल हो गए। बताया गया कि वो किसी कार्य से करणपुर क्षेत्र की तरफ गए थे और इसी दौरान करीब रास्ते से घर वापस जाते समय बाइक सवार जैसे ही करणपुर पुलिस चौकी के पास पहुंचा, उसी दौरान मिर्जापुर की तरफ से लालगंज की तरफ जा रहे कंटेनर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर लगते ही बाइक सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में तत्काल ही युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी जितेंद्र सरोज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। बाइक और कंटेनर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और मिर्जापुर में हलिया थाना क्षेत्र के परसिया कला गांव में सोमवार की सुबह 6 बजे करीब ट्रांसफार्मर से जमीन पर उतरे करंट की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। संयोग ये रहा कि वो उस दौरान बिजली कट गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मिली जानकारी के अनुसार परसिया कला गांव में रहने वाला शख्स जिसकी उम्र 45 बताई जा रही है, उसका नाम विजय शंकर है, जो कि अपने घर के सामने लगे ट्रांसफार्मर के पास रखी हुई बांस की एक सीढ़ी को लेने के लिए गया था। ट्रांसफार्मर से जमीन पर उस वक्त करंट उतर रहा था और करंट की चपेट में ये शख्स आ गया, जिससे ये गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गया है। संयोग ये रहा कि वो उस वक्त बिजली नहीं थी, बिजली कट गई थी, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल आनन फानन में परिजन उपचार के लिए उस शख्स को निजी साधन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आए और इस दौरान उसका इलाज किया गया। बताया जा रहा है कि करंट की जद में आए युवक का उपचार कर रहे चिकित्सक संदीप कुमार ने बताया है कि करंट की चपेट में आए युवक का उपचार जारी है। हालत फिलहाल सामान्य है, स्थिति के अनुसार ही आगे निर्णय लिया जाएगा। लाइट ट्रांसफार्मर के नीचे लाइट उतरी थी, उसी पास गए और कहीं लाइट पाई, उसी में गिरे नीचे, कहीं वायर था, उसकी वजह से। अच्छा, मतलब ट्रांसफार्मर के नीचे करंट उतर रहा था? करंट उतर रहा था, लाइट बारिश की वजह से। अच्छा, तो मतलब क्या साधारण बिजली थी या 11,000 थी? 11,000। हाँ। अच्छा, तो यहाँ कैसे आए हैं आप लोग? अपने साधन से या एम्बुलेंस से? नहीं, अपने साधन से। अपने साधन से। कब बजे आए हैं भैया? सुबह कितने का? 8 बजे आ गए। 8 बजे आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? इलाज कर रहे हैं। इलाज कर रहे हैं। हालत क्या बताए? और इस बीच पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में एक अहम खुलासा सामने आया है। दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने अंकित सेरसा और उसके दोस्त सचिन भिवानी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दिल्ली के आईएसबीटी से इन आरोपियों को पकड़ा है और 19 साल के इस अंकित ने ही मूसेवाला को करीब से गोली मारी थी। पुलिस के अनुसार अंकित का यह पहला मर्डर है और उसके दोनों हाथों से गोलियां चलाई गई थी। अंकित राजस्थान में हत्या के प्रयास के 2 अन्य जघन्य मामलों में भी शामिल बताया गया, लेकिन मर्डर उसने पहली ही बार किया था और अंकित लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया गया है। जानकारी के अनुसार वो केवल 9वीं पास है। अंकित सिरसा मूसेवाला की हत्या के बाद आरोपी प्रियव्रत फौजी के साथ उसकी गाड़ी में ही सवार था। पुलिस के अनुसार दोनों ही 7 जून को गुजरात के कच्छ में छिपे थे और अंकित हरियाणा के सोनीपत के गांव सिरसा का रहने वाला है। अंकित के साथ साथ पकड़ा गया दूसरा आरोपी सचिन भिवानी है, जो कि मूसेवाला मामले में 4 शूटरों को पनाह देने के लिए जिम्मेदार था। राजस्थान के चूरू के एक जघन्य मामले में भी सचिन भिवानी वांटेड चल रहा था। बताया जा रहा है कि सचिन भिवानी राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की सारी गतिविधियों का संभालने वाला मुख्य शख्स था।
और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।